हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं और उस ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे बोला जाता है इंटरनल वायरिंग, वो हम लोग देख रहे थे। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डीजेपी इलेक्ट्रिकल नाम से मेरा चैनल है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो डीजेपी इलेक्ट्रिकल से चैनल मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। होगा क्या, अभी तो हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। जस्ट ड्राइंग के बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे की कोई भी बुक उठाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप लोगों को समस्या आती है कि सर ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। तो उस चीज़ को मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, कैसे पेपर में लिखना है, कैसे बीटी बोर्ड में लिखना है। आप लोग अपने माइंड में ये सेट कर लो कि ये जो है ITI, ये दोनों स्टूडेंट के लिए है और ये कंपटीशन लेवल की, यहाँ पे कंपटीशन लेवल का चीज़ें नहीं पढ़ाया जाएगा। अब हम चलेंगे उसी लेवल पे, लेकिन कंपटीशन में कैसे आपको क्रैक करना है ये हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि जो BT UP बोर्ड है, ये BT UP बोर्ड में कैसे पेपर सेट होता है, कैसे आपको नंबर उठाना है कि आप कितना अच्छा मार्क ला सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कितना क्वेश्चन आप तैयार कर लो, किस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लो और आंसर कैसे लिखना है। लिखने को तो सभी लोग लिखते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरा पूरा नंबर नहीं आया, लगता है काफी गड़बड़ चेक हुई है, चेक हुई हो जो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर आप वो लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, 5 में आपको 3 मतलब 5 में 5 नहीं देगा, लेकिन 2 से तो ज़्यादा ही देगा। होता क्या है कि कभी कभी 5 में 2 मिलता है, 2.5 मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, आप उसमें 5 में 4 तो लाओगे अगर अच्छे से, जितना मैंने बता दिया लिख दिए। कुछ भूल भी गए तो आपका 3 से तो ज़्यादा ही आना है, 3 से कम नहीं आने वाला एक क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को इतना डिटेल में, इतना आराम से समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो सब्जेक्ट काफ़ी आसान था, मैं खामखा टेंशन में आ रहा था। तो इस चीज़ के लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वो भी जुड़ जाएं, वो भी फायदा उठा ले इस चैनल का। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं बना है जो एग्जाम के BT बोर्ड का एग्जाम बेस पे क्वेश्चन मतलब आपको पढ़ाया जाए, आपको समझाया जाए। ठीक है, तो ये हम आपको एग्जाम बेस के लिए लाए हैं चैनल, ताकि आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना आए। जब आप एग्जाम दे लोगे, डिप्लोमा या ITI फाइनल कर लोगे, उसके बाद तो आप खुद ही टैलेंटेड हो जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, पढ़ने लगोगे, फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि बंदा नया नया आया है डिप्लोमा में, हाई स्कूल करके, इंटर करके, लेकिन उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि इंजीनियरिंग से उसका पहली बार पाला पड़ा है। तो आइए, कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, बड़े आराम से आप लोगों को सॉल्व मैं कराऊंगा, चीज़ों को क्लियर करूंगा, इसकी आप टेंशन ना लो। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि दूसरा जो बेसिक क्वेश्चन था उसका हम लोग मटेरियल निकाल रहे थे कि हम लोग कैसे निकालेंगे मटेरियल। यानी कोई भी डायग्राम, जैसे मान लो आपके पास डायग्राम होता तो आप इस डायग्राम को देख के कैसे मटेरियल निकाल लोगे। यार तो सब लोग कर लेते हैं कि ये लगेगा ये लगेगा, लेकिन कितना नंबर आएगा उसका, यानी कि कितना कौन सा सामान यूज होगा, वो आप कहाँ से ला पाओगे। तो आपको मैंने अप्रोच दिखाया था कि कहाँ से आप अप्रोच लोगे कि मटेरियल जो है वो कहाँ और कितना लग रहा है। आप जब ड्राइंग बना लोगे सिंगल आई डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम, तो आपको मैं इतना टैलेंट करना चाहता हूँ, टैलेंटेड, कि आप डायग्राम को देख के एक तरफ से शुरू करो और वहां से आप क्या करो, एक तरफ से आप चलते जाओ, यहाँ कितना मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, तुरंत काउंट करते जाओ। आपका जो काम 20 मिनट 25 मिनट में होना चाहिए था वो 10 मिनट में कर ले जाओगे आप, अगर मेरे वे से चलोगे। तो अगर चीज़ों को आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेना शुरू कर दिए, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने कौन सा लिया, कौन सा नहीं लिया, कौन सा छूटा, कौन सा रह गया। आप चीज़ों को एक तरफ से लेके चलना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक टेबल है ये सीरियल नंबर का, उसके बाद सामग्री का नाम है, वो विवरण ये था। उसके बाद मैंने एक और टेबल बनाया था कि मात्रा कितनी लगेगी। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि इकाई क्या है इसकी। इकाई इन द सेंस कि आपको जब वो सामान मांगने जाओगे मार्केट में, तो उस सामान के लिए आप क्या दुकानदार से बोलोगे, कितना दर्जन दे दो, कितना किलो दे दो, कितनी संख्या में दे दो, ये सब चीज़ें आती है कि नहीं आती है सामने।
तो पता चला आप केला लेने गए और मार्केट में बोल रहे कि 2 किलो केला दे दो, तब तो बंदा खुद ही समझ जाएगा कितना आप जानकार हो। अगर आप कोई स्विच लेने गए, आप बोल रहे हो कि 2 किलो स्विच दे दो, तो समझ जाएगा कि बंदे ने फर्जी डिग्री ले रखी है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो आप क्या करोगे कि मात्रा को भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो चलिए और आगे मैंने आपको क्या लिखाया था, उसका दर यानी कि उसका रेट क्या है। बाकी 1-2 और चीजें थी, टोटल मूल्य था, टिप्पणी था, ये चीजें आपके पास थी। तो आइए हम जो कल किए थे वो आपको एक बार शॉर्ट में रिकॉल करा दूं, उसके बाद आगे की चीजों पे ध्यान देते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप पहले वायरिंग करना शुरू करोगे, कोई भी वायरिंग करोगे, तो सबसे पहले आपकी लाइट कहाँ जाएगी, मीटर में, एनर्जी मीटर में चली गई। एनर्जी मीटर से निकली तो कहाँ गई, मेन स्विच में गई। तो आपने मेन स्विच का मटेरियल लिख लिया। उसके बाद आपकी सप्लाई कहाँ गई, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का आपने मटेरियल लिख लिया। उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कहाँ जाएगी सप्लाई, अलग अलग स्विच बोर्ड में जाएगी। तो वहां से आपने स्विच बोर्ड का डिटेल नोट कर लिया कि कौन कितना स्विच बोर्ड चाहिए, कौन सा स्विच बोर्ड चाहिए, मॉड्यूलर चाहिए कि कौन सा चाहिए। उसके बाद उस स्विच बोर्ड में कितना स्विच लगेगा, कितना सॉकेट लगेगा, ये आपने देख लिया, कितना इंडिकेटर लगेगा, ये सारी चीजें आपने देख ली। तो आपने स्विच बोर्ड लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया, मेन स्विच लगा दिया, लेकिन उसको आप किसी न किसी चीज से जोड़ोगे तब तो वो काम करेगा। आपने लाइट पॉइंट वगैरह लगा दिया, ये सब आपने कर लिया। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद आपको जोड़ना पड़ेगा कि आपने किससे जोड़ा। तो आप वायर निकाल लिए, वायर कितना आ गया। तो आइए वायर पे मैं कुछ चीजों को आपको बता दूं। अगर मैं वायर के लिए बोलूं तो आपको बोला था मैंने 1 mm², और इसकी मात्रा मैंने बताई थी कुछ 95 के समथिंग, और इसकी यूनिट कितनी थी, किसमें थी, मीटर में थी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज और बताया था कि इसकी इकाई केजी में भी आती है। आपने अगर मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार बताया था कि जो वायर होता है उसको हम लोग केजी में भी लिखते हैं, मीटर में भी लिखते हैं। तो आपके अब तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर मीटर में कहाँ लिखते हैं और केजी में कब लिखेंगे। ये भी तो हमें क्लियर होना चाहिए कि पता चला हम तो जान गए मीटर में भी यूनिट होती है, केजी में यूनिट होती है। अब कहाँ आपको कितना केजी वायर मांगना है, कितना आपको कहाँ पे मीटर में वायर मांगना है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो आइए हम आपको क्लियर कराते हैं। अगर आपको साइज mm² में दिया है तो आप इसको मीटर में लोगे। अगर आपको साइज SWG में दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज में, आपने देखा होगा कि कई सारे वायर का आपको माप मिलेगा, 14 SWG, 13 SWG, 12 SWG ऐसे मिलता है। तो उनको आप मीटर में नहीं मांगोगे। अगर आपने यूनिट यूज कर लिया SWG, तब आप इसको मांगोगे किसमें, केजी में, कि कितना केजी हमको वायर चाहिए। तो ये 2 चीजें मैंने आपको कल बतानी थी, शायद मिस हो गया था, तो वो आज आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो आपने वायर दौड़ा लिया। अब उस वायर के बाद आपने सोचा कि वायर तो कहीं दौड़ाएंगे नहीं, वायर तो पाइप के अंदर जाएगा। तो आपने कहा चलो पाइप भी लगाते हैं, पहले पाइप लगाएंगे फिर वायर दौड़ाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमने तो वायर नोट कर लिया था। उसके बाद आपने पाइप लगाया। अब जब आपने पाइप दौड़ाया तो आपको अलग अलग साइज की पाइपें मिली, 16 mm की मिली, 19 mm की मिली, 25 mm की मिली पाइपें उसमें। तो आपके सामने एक और चैलेंज आ गया कि जैसा ही आपने पाइप लगाया, आप बोलोगे कि कई सारे चैलेंज आ गए। पहला चैलेंज आपके लिए क्या था कि जब पाइप हम लगा रहे हैं तो जगह जगह कहीं मोड़ पड़ रहा है, तो हम पाइप मोड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए सोल्यूशन निकला कि इसके लिए बेंड आता है, आप वो ले लो। तो आपने पाइप की साइज तो निकाल ली, उसके बाद आपने बेंड ले लिया। फिर आप जब पाइप फैलाने गए तो कहे कि बेंड का तो काम हो गया कि हमने पाइप को तो मोड़ दिया, लेकिन ऐसा भी तो आ रहा है कि पाइप कहीं कहीं 16 की है, कहीं 19 की है, अब उनको आपस में कैसे जोड़ें। समस्या तो यहाँ खड़ी हो गई आके। तो फिर उसका सोल्यूशन ये निकला कि कोई बात नहीं, उसके लिए रिड्यूसर आता है। आप क्या करो, 16 से 19 में जाना है, 19 से 16 में जाना है, 25 में जाना है, तो उस साइज का आप रिड्यूसर ले लो। वो भी आपने काम कर लिया। कितना लगेगा वो आपने देख लिया, कहाँ कहाँ ज्वाइंट हो रहा है। 16 की पाइप, 19 की पाइप और 25 की पाइपें कहाँ कहाँ ज्वाइंट हो रही हैं, वो तो आपने देख लिया। फिर आपके सामने एक चैलेंज आ गया था कि सर मैंने तो पाइप फैला दिया, मोड़ जोड़ के घटा भी लिया, जोड़ भी लिया, लेकिन जहां पाइप खत्म हो रही है क्या वायर वहीं से लटका देंगे, या फिर कई सारे मोड़ ऐसे पड़ रहे हैं जहां पे कि हमको 3-4 वायर आके मिल रहे हैं, जैसे कि इस टाइप का
कहीं से कुछ ऐसा बन रहा है, ये जंक्शन, कहीं पे टी जंक्शन बन रहा है, तो अब यहाँ पे क्या लगाएं, कौन सा मोड़ लगाएं? तो आपके सामने फिर एक सोल्यूशन निकला कि यहाँ पे आप क्या करो, जहाँ ऐसा केस बन रहा है वहाँ जंक्शन बॉक्स लगा दो। जंक्शन बॉक्स आप जब लगा दोगे तो उसमें कुछ होता क्या है कि जिस टाइप का लोगे, टी टाइप का लोगे, यानी कि ये वे में आता है, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे, 6 वे, यानी जिस वे का आपको चाहिए उस वे का आप यूज कर लो। उसमें होगा क्या, उसको आप दीवार में ऐसे लगा दोगे तो उसके ऊपर का ढक्कन आप हटा लोगे तो देखोगे कि पाइपें उसमें आके मिली हुई हैं, पाइप का सारा मुंह खुला हुआ उस गोले के अंदर, या स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के अंदर। उसमें से क्या होगा, वायर कहीं से आएगा तो आप उसको खींच के इजीली बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसा सिनेरियो उसमें होता है। तो जंक्शन बॉक्स का जैसे ही क्लियर हुआ, आप बोलोगे हाँ अब तो काम बन गया, हम पाइप भी फैला लिए, मोड़ भी लिए, जोड़ भी लिए और जंक्शन बॉक्स पे उसको कर भी लिए। तो जंक्शन बॉक्स के बाद आपने देखा कि रिड्यूसर हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया। तो अब इतना क्लियर करने के बाद आप बोलोगे कि यार सीलिंग रोज का मैंने नाम सुना था। वो होता क्या है कि जब भी आप कहीं फैन लगाते हो उस फैन में ढक्कन एक होता है ताकि अच्छा लगे देखने में, उसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग रोज। वो आप लेके जहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा हुआ फैन के लिए वहीं पे आप लगा दो ऊपर से, तो वो बंद हो जाएगा। तो आपके सामने एक और चैलेंज आएगा, नंबर तो मेरे पास है नहीं कि कितना नंबर तक हुआ था, आप अपने हिसाब से जो आपने पिछले क्लास में नोट किया था उसके आगे से नोट करना शुरू करिए। मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क करके चल रहा हूँ। होगा क्या, 5 एम्पियर 250 वोल्ट का सीलिंग रोज चाहिए। अब बोलोगे सीलिंग रोज क्या होता है? रोज मतलब गुलाबी, जो आप समझ रहे हो, उसको सीलिंग रोज नाम ही दिया गया है। ठीक है, तो आप मात्रा देखोगे कितना फैन आपने लगा रखा है, उतना ही तो लगाओगे आप। तो देखोगे कि आपने फैन एक ही लगाया है, इसकी यूनिट किस में होगी, संख्या में होगी। कितना संख्या आप ले सकते हो, रेट क्या है वही अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि हम आपको इस क्लास में इस क्वेश्चन में रेट नहीं बताने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बढ़िया सा क्वेश्चन होगा, उसमें हम आपको रेट भी बताएंगे, चीजों को सेम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि यही फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसी स्टेप से आप चलोगे, उसमें भी अंतर क्या आएगा, बस यहाँ पे चीजें कम यूज हुई है, वहां पे ज्यादा यूज होंगी, और इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला। तो देखिए होगा क्या, सीलिंग रोज आपने लगा लिया, ठीक है। जब आपने सीलिंग रोज लगा लिया तो आपको पता होना चाहिए कि बल्ब भी हमें लगाना है। बल्ब के लिए हमने वायर तो निकाल लिया, क्या बल्ब डायरेक्ट वायर में जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, मॉड्यूलर बल्ब होल्डर चाहिए। मॉड्यूलर बल्ब होल्डर का मतलब क्या है कि होल्डर कई सारे आते हैं, वॉल के लिए आता है, आपको हैंगिंग के लिए आता है, आपने देखा होगा कई सारे होल्डर्स आते हैं। अब आप उन होल्डर्स में क्या करोगे, मॉड्यूलर होल्डर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने सारा सिस्टम मॉड्यूलर ले रखा है, अच्छा लगता है वायरिंग देखने में। तो मॉड्यूलर बल्ब कितना लोगे? तो आप बोलोगे सर जितना बल्ब होगा उतना मॉड्यूलर होल्डर ले लेंगे। तो आपने देखा कि बल्ब कितने थे, 3 थे, ठीक। तो ये 3 हो गया। तो आपने कहा ठीक है चलो ये भी किस में आएगा, संख्या में ही आएगा। इतनी बात हो गई थी हमारी। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। इतना सारा इंस्टॉलेशन आप कर रहे हो, उसको आप करने के लिए कहीं भी आपको ज्वाइंट करने की जरूरत पड़ेगी, कसने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने सारा कुछ लगा दिया वहीं पे फिट हो गया। बहुत जगह आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पेंच की, स्क्रू की, तभी तो आप कस पाओगे। अगर चीजों कसनी होंगी तो, इसके बिना आप कहाँ कस पाओगे कुछ। तो चलिए देखते हैं कितना मात्रा जरूरत पड़ेगी। तो हमें बोलोगे पता नहीं, इसको हम लोग एलएस ले लेते हैं, मतलब कि आवश्यकता अनुसार, हम अपने आवश्यकता अनुसार ले लेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें ब्लैंक हो गई। उसके बाद क्या होगा, जब आप इतना सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लिए तो चीजें टूट फूट गई होंगी, दीवारें टूट फूट गई होंगी, या फिर आपको हो सकता है कई चीजें जाम करनी पड़ती हैं। जैसे आपका हो गया जंक्शन बॉक्स, इसको भी आपको दीवार में जाम करना होता है ताकि वहां पे अटका रहे वो। पाइप वगैरह कहीं कहीं जाम करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बोलोगे फेविक्विक या फेविकोल से तो काम होगा नहीं, हमको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए।
सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, यही सब चाहिए ना। तो सीमेंट, बालू आदि ये सारा मटेरियल हमको चाहिए। ये भी आवश्यकता अनुसार चाहिए। कितना चाहिए? आवश्यकता अनुसार। तो आई थिंक ये आपको 10-15 आइटम याद रखने हैं। इन 10-15 आइटम से आप सारा मटेरियल कैलकुलेट कर ले जाओगे। अब देखिए क्या आपको इससे फायदा होगा। आपने एक टेबल बना लिया 10-15 मटेरियल का, तो आगे के आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, शुरू करना स्विच बोर्ड से और लास्ट में खत्म कर देना गिट्टी बालू पे ले जाके, पेंच स्क्रू ड्राइवर पे। उसके बीच में जितनी सारी चीजें मैंने आपको रिकॉल कराई थी वही चीजें यूज होनी है। तो ये जो 10-15 पॉइंट से 15-16 आई थिंक पॉइंट होंगे, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसको आप याद भी कर लेना अगर आप याद कर सकते हो तो, नहीं तो मेरे तरह आप टेक्निकली एक जगह शुरू करना, दूसरी जगह चले जाना। आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि चीजें एक तरफ से कैसे शुरू करते हैं। हम लोग ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाते, तो क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि हम लोग स्टेप बना लेते हैं कि अपने स्टेप से चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी बातें थी हमको आप बतानी थी इस क्वेश्चन में। इतना क्लियर होने के बाद देखिए, अब आप कहोगे सर आपने दाम तो बताया नहीं। तो देखिए दाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने आपको छोड़ा था कि आप कितना इस पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि जितना आप वर्क करोगे उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और आई थिंक आपके इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। जो लोग फाइनल ईयर के हैं, जो लोग सेकेंड ईयर में फर्स्ट ड्राइंग पढ़ेंगे, उनके लिए तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। और वो फर्स्ट ड्राइंग भी यही है। आप ये मत समझ लेना कि ये जो ड्राइंग है थर्ड ईयर के लिए है, नहीं, सेकेंड ईयर में भी आपको ये ड्राइंग पढ़नी है सेम। ठीक, तो इसीलिए मैंने ऐसा ही टॉपिक उठाया है या फिर ऐसे ही चल रहा हूँ, तो जिससे कि आपका फर्स्ट ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग दोनों क्लियर होता चले। मैं फर्स्ट और सेकंड अलग से नहीं लाने वाला लेक्चर, दोनों एक ही में कवर कर दूंगा मैं। ठीक, तो चलिए, इतना सारा होने के बाद अब आपका स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखा आपने 6-7 स्टेप जो मैंने लिखवाया था वो पूरा हो गया। उसके बाद भी चीजें हैं। आप जब सामान का लास्ट में लिस्ट निकालोगे, चलो वो सब चीजें मैं आपको इस क्वेश्चन में पूरा कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसा ही आता है। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन पूरा नोट करा दूं, उसके बाद आप ध्यान देना कि चीजें, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे और कहां से फ्रेम होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। होगा क्या, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक बहुमंजिले आवास का प्लान, एक बहुमंजिले आवास का प्लान नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जिसके सीलिंग की ऊंचाई जिसके सीलिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर है। कितनी सीलिंग है इसकी? 5 मीटर, यानी कि छत से 3.5 मीटर। सीलिंग कहाँ पे है? 3.5 मीटर पे है। आगे कह रहा है इसके लिए कितनी सामग्री उपयोग में लाई जाएगी? इसके लिए कितनी सामग्री उपयोग में लाई जाएगी? इसके लिए आगणन व मूल्यांकन करें। तो आप बोलोगे कि इसमें तो कुछ बताया ही नहीं गया आपको, तो आपको ये दिया गया है क्या? प्लान। तो देखिए अभी और क्वेश्चन है, इतना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन और क्या कह रहा है। कह रहा है कि भवन में बिंदुओं के लिए
बिंदुओं के लिए विवरण निम्न प्रकार है। विवरण निम्न प्रकार है। देखिए क्या विवरण है, इसके लिए भी एक चार्ट दिया गया है। तो आप इतना नोट करने के बाद जस्ट नीचे एक चार्ट बनाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका विवरण नीचे निम्न प्रकार है। देखिए क्या विवरण दे रखा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूरा दिया रहेगा टेबल बना के। टेबल में क्या कह रहा है कि एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, ठीक है, बल्ब, ये पंखा, ये 5 एम्पियर सॉकेट, ये, और एक आप टेबल बनाना 15 एम्पियर सॉकेट, ठीक है। ये आपका पूरा टेबल बनेगा। 15 एम्पियर सॉकेट भी आप नोट कर लेना, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। तो देखिए होगा क्या, ये कह रहा है, इसका मेन मकसद ये है कि ये आपको लेआउट में दिया है। अगला बरामदा है, ये डाइनिंग रूम है, ये रसोई घर है, ये स्टोर है, ये कक्ष 1 है, ये कक्ष 2 है, ये स्नान घर है, ये शौचालय है, और ये पिछला बरामदा है। और इस पिछले बरामदे से लेके रसोई घर तक का आपको दिया गया है क्या, डायमेंशन, कि हर एक रूम की कितनी लंबाई चौड़ाई है। तो वो कह रहा है पहला कि अगला बरामदा, कौन सा, अगला बरामदा। अगले बरामदे में क्या लगेगा, ट्यूबलाइट एक भी नहीं लगेगा, एक बल्ब आप लगाओगे। अगले बरामदे में पंखा भी नहीं लगाओगे आप, 5 एम्पियर का सॉकेट भी नहीं लगाओगे, और 15 एम्पियर का सॉकेट भी नहीं लगाओगे, यानी कि सिर्फ एक बल्ब लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। पहला हो गया। अब देखिए अगले बरामदे से वो नीचे आ रहा है, कह रहा है कक्ष 1 में। कक्ष 1 में देखिए क्या क्या लगेगा। वो कह रहा है कि कक्ष 1 में एक ट्यूबलाइट लगाओगे आप, एक बल्ब लगाओगे, एक पंखा लगाओगे, 5 एम्पियर का सॉकेट लगाओगे, लेकिन 15 एम्पियर का सॉकेट नहीं लगाओगे आप। फिर आपको कह रहा है कि कक्ष 2 में देखो क्या क्या लगाना है, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक पंखा, एक सॉकेट और एक 15 एम्पियर का सॉकेट। ये आपको कक्ष 2 में लगाने हैं। उसके बाद एक रूम है आपका डाइनिंग रूम। ये कौन सा रूम है आपका, डाइनिंग कक्ष। देखिए डाइनिंग कक्ष में क्या लगाना है आपको, एक बल्ब लगाना, एक ट्यूबलाइट एक लगाना है, एक बल्ब लगाना है, एक पंखा लगाना है, एक 5 एम्पियर का सॉकेट और एक 15 एम्पियर का सॉकेट, यानी कि डाइनिंग रूम में सब कुछ लगेगा। अब उसके बगल में आता है रसोई घर। देखिए रसोई घर में क्या क्या लगेगा। रसोई घर में कह रहा है कि सिर्फ एक बल्ब आप लगाओगे, ट्यूबलाइट नहीं लगाओगे, और ना ही कोई पंखा लगाओगे, ना ही कोई 5 एम्पियर का सॉकेट, लेकिन एक 15 एम्पियर का सॉकेट रसोई घर में आप दोगे, क्योंकि हो सकता है हीटर वगैरह चलाना पड़ जाए वहां पे, तो 15 एम्पियर का सॉकेट चाहिए वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका कौन सा, रसोई घर के बगल में क्या है, स्टोर। देखिए स्टोर में क्या करेंगे, सामान ही तो रखना है, सिर्फ एक बल्ब लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं लगाएंगे। वो मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब स्टोर के नीचे आप आओ तो ऊपर का तो सारा क्लियर हो गया, अभी ये सब बचा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, नीचे एक बचा है आपका स्नान घर। स्नान घर में आप क्या लगाओगे, ट्यूबलाइट लगाओगे, फैन लगाओगे, 15 एम्पियर का सॉकेट, क्या लगाओगे आप। सिंपल बात है कि नहाना है तो वहां पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक लाइट दे दो, बाकी आप पंखा लगा के तो नहाओगे नहीं, ठीक है। चलिए उसके नीचे क्या है, शौचालय। अब कोई खुराफात दिमाग का होगा, बोलेगा टॉयलेट में जाना, एक पंखा भी हमको चाहिए, लगवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली आपको टॉयलेट में पंखा नहीं मिलेगा। उसमें भी क्या मिलेगा आपको, सिर्फ एक बल्ब मिलेगा,
ठीक है, आपकी इच्छा है आप लगवा सकते हो। ये जिसने दिया है मटेरियल कि हमको ये चाहिए, उसने नहीं कहा कि हमको टॉयलेट में भी पंखा चाहिए। ठीक, उसके बाद बचता है एक पिछला घर बरामदा, पिछला बरामदा। अब देखिए पिछले बरामदे में भाई साहब क्या क्या लगवा रहे हैं, एक ट्यूबलाइट भी लगवा रहे हैं, एक बल्ब भी लगवा रहे हैं, एक पंखा भी लगवा रहे हैं, एक 5 एम्पियर का भी, एक 15 एम्पियर का। इनको पता नहीं पिछले बरामदे में क्या करना है। खैर कोई बात नहीं, इतना ये लोग लगवा रहे हैं तो हमने लगवा दिया, मतलब मटेरियल का लिस्ट बना लिया। अब देखिए कितने रूम बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये इतना मटेरियल का आपको लिस्ट मिल गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लान है, उस प्लान में हमें इतना सारा कुछ लगाना है, आप उसके लिए एस्टिमेटिंग कास्टिंग करो। सिंपल सा क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो आपके भी दिमाग में बैठ गया हो कि भाई ये प्लान बना लेते हैं। अब आप इसको बनाइए नीचे प्लान। प्लान बनाने से पहले काम करिए, उसने कुछ और एक चीज कही है इसी के नीचे। इसके नीचे कहा है कि एक ही ऊर्जा मापी व्यवस्था के साथ वितरण बोर्ड व्यवस्था के तार स्थापन का एक रेखीय चित्र बनाइए। चित्र भी बनाइए। क्वेश्चन आपको अभी नहीं समझ में आया होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, लेकिन हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपको दिया है कि ये प्लान ले लो और इस प्लान में हमको इतना मटेरियल लगाना है, मैंने आपको लिस्ट दे दिया, उसके लिए आप एस्टिमेटिंग कास्टिंग करो। बंदा देख गया दिमाग में, अच्छा खासा चालाक किस्म का बंदा है, वो क्या करेगा, क्वेश्चन देखा, उसने तैयार कर रखा है सिंगल लाइन इंटरनल वायरिंग, फटाफट क्या किया, सारे 7-8 स्टेप थे जो मैंने आपको बताए थे कर डाले, लेकिन वो मिस कर गया इस लाइन को। ये लाइन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि ये जो आप कनेक्शन ले रहे हो, ये कनेक्शन हमारा जो है एक एनर्जी मीटर से गया है। अब ऐसी बात है, ये घर है तो एक ही एनर्जी मीटर होगी। इस एक एनर्जी मीटर के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो अलग अलग आप सर्किट ले जाओगे, उसका भी एक सिंगल लाइन डायग्राम आप बना के दिखा दो हमें कि आप कैसे करोगे। आपने इस पूरे प्लान का तो सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया, लेकिन इसको मिस कर गए। अब पता चला 30 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर तो उसने इसी में से काट दिए। क्यों, उसने आधा अधूरा क्वेश्चन करा, क्योंकि उसको काटना है, वो चाहे तो जितना भी काट सकता है। तो क्या होता है, फिर आप मिस कर जाते हो। और छोटी सी चीज के लिए बिल्कुल आसान होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आप इसके लिए आप क्या करोगे, अपना 10-5 नंबर गवा डालोगे। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा था कि आप क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकता है, आप घूम सकते हो उसमें, आप क्लियर कर लो उसको। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ क्वेश्चन घुमा सकता है, कोई दो डाउट नहीं है कि क्वेश्चन नहीं घुमा सकता। ट्रेंड बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, चीज़ें टेक्निकली होती जा रही हैं। अब वो डिप्लोमा का और ITI का भी लेवल नहीं रह गया जो पहले था कि आपने सरन उठाया, 4 साल का पेपर देखा और पास हो गए। ड्राइंग में तो नहीं हो सकते। अगर आपको अच्छा नंबर हो तो जाओगे आप, कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर तो काफ़ी ईजी होता है। लेकिन अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, चीज़ों को समझनी है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, मुझे फॉलो करो, क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ। अगर उतना आप सीख गए तो नो डाउट आप 100% क्वेश्चन करके आओगे, कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक डिटेल में बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं।
कोई कुछ नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है चीज़ों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया और क्वेश्चन में जो उसने प्लान दे रखा था उसको भी आपने नोट कर लिया, और क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपने ये भी देख लिया कि इतनी चीजें हमें लगानी है। अब इतनी चीजों को आप करोगे कैसे? बोलोगे सर आपने 7 स्टेप बता रखे हैं, हम उन्हीं 7 स्टेप में कूदेंगे, लेकिन आपके सामने एक चैलेंज इस क्वेश्चन में नया ये है जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया, वो इसीलिए मैंने रोक रखा था। 15 एम्पियर का सॉकेट जो है वो पावर वायरिंग में चला जाता है। आपको मैंने वायरिंग के टाइम ही बताया था कि जो 15 एम्पियर का आप जहां भी सॉकेट यूज करोगे वो किस में चला जाएगा? पावर वायरिंग में। अब आप फिर फंस गए कि सर अच्छा खासा 2 क्वेश्चन में मैंने समझ लिया था कि कैसे वायरिंग करते हैं, हम बड़े आराम से कर ले जा रहे थे, चीजें क्लियर थी, लेकिन आपने यहाँ पे 15 एम्पियर का मटेरियल देके हमें फंसा दिया। तो फंसना वगैरह कुछ नहीं है। देखिए करना क्या है आपको, मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करने जो मैंने आपको 7 स्टेप आई थिंक बताए थे, वो 7 स्टेप आप फॉलो करो। लेकिन उस 7 स्टेप को अब कैसे फॉलो करोगे वो चीज देख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना, आप 100% श्योरिटी हमसे ले लो कि अगर क्वेश्चन बना आपके एग्जाम के लिए तो इससे अलग कुछ नहीं बनेगा। जो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हूं, अपना प्लान देख के आपको लग रहा होगा काफी सारा डिफिकल्ट है इसमें, लेकिन कुछ नहीं। आप अगर ये क्वेश्चन समझ गए, कर गए, सीख गए, तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, हमें भी पता है कि यही एटीज क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि यही क्वेश्चन उठा के आपको दे दे, लेकिन जो भी क्वेश्चन उठाएगा सेम ऐसा ही होगा, उसमें भी आप सेम अप्रोच लोगे, बस जगह बदल जाएगा, तरीका वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, सिर्फ पॉइंट कुछ बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगा आपका, लेकिन बाकी सब वही सेम रहेगा। आप उठा के देख लेना क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन आप कर लोगे तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप देख लेना कि आपका क्या बाहर से कुछ टाइप का क्वेश्चन बन रहा है इंटरनल वायरिंग से या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, या फिर आपको ये डीजेपी स्पेस इलेक्ट्रिकल जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। आप डीजेपी स्पेस इलेक्ट्रिकल सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो मेरे साथ, वहां पे आप जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। तो आप वहां पे हमें क्वेश्चन भेजना कि हाँ सर ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आइए चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट कौन सा? एजम्पशन, यही तो स्टेप पहला था। अब आप एजम्पशन में क्या करोगे, लिखोगे, लिखिए, नोट करिए कि वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 3 मीटर पर होगा। वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 3 मीटर पर होगा। अब आप बोलोगे सर 3.5 आप कर रहे थे हर बार, अब आपने अब की बार 3 क्यों बोला? तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन ने कह रखा है कि ये ग्राउंड लेवल है और ये सीलिंग है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो हाइट उसने दे रखी है वो 3.5 ही दे रखी है। आप देखो क्वेश्चन में छत की ऊंचाई कितनी है? 3.5 मीटर। अब आप बताओ कि अगर हम रूल को अपने फॉलो करें पहले वाले, तो क्या हम इसको कर पाएंगे? बोलोगे हाँ सर एकदम बिल्कुल, छत से आप लेके चलो 3.5 मीटर तो है ही। तो आप दूसरे रूल को भी ध्यान में दो कि अगर हाइट 3 मतलब अगर नीचे से हाइट 3.5 नहीं बैठ पा रही है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से कम 0.5 मीटर नीचे आपका वायर क्षैतिज जाना चाहिए। ये भी आप ध्यान में रखोगे, मैंने आपको नोट कराया था ये। अब मुझे ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैंने सब कुछ पहले नोट करा दिया था कि जब मैं आपको क्वेश्चन बताने जाऊं आप क्वेश्चन में उलझो ना, चीजें क्लियर करके चलो। तो चीजें क्लियर हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे कि 3.5 मीटर की हाइट है, तो 0.5 ऊपर से छोड़ के 3 मीटर की सीलिंग हाइट हम ले लेते हैं, वहां पे क्षैतिज करा देंगे, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा अप्रोच रहा, करा देंगे 3.5 मीटर पे। जब ये 3.5 मीटर पे कराएंगे तो हमें पता है ना कि एजम्पशन में क्या देना है। एजम्पशन का मतलब पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में हम क्या करते हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं वायरिंग का, वो हम पहले से ही कुछ अपने दिमाग में प्लान बैठा लेते हैं कि हाँ ये तरीके से हम करेंगे, ये चीजें हम लेंगे।
तब हमारा काम आसान रहेगा। तो कोई भी चीज़ करने से पहले कुछ आइडिया होता है उस काम का, तो वही आइडिया हम यहाँ पे उतार देंगे एज इट इज। तो क्षैतिज रन का हमारे पास आइडिया था कि हम 3.5 मीटर पे करेंगे, उतार दिया। चलो अब एक और है, लिखिए आप, प्रकाश पंखा परिपथ यानी कि लाइट फैन सर्किट। प्रकाश पंखा परिपथ व शक्ति परिपथ के लिए पृथक पृथक परिपथ होंगे। इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको ये भी पहले बता रखा है, लाइट एंड फैन के लिए अलग सर्किट और पावर के लिए अलग सर्किट चलेगा। ये मैंने आपको पहले ही नोट करा रखा है, तो मुझे अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज मैंने आपको लिखवा दिया कि प्रकाश पंखा परिपथ और शक्ति परिपथ के लिए अलग अलग परिपथ चलेंगे। परिपथ मतलब सर्किट, ठीक है। तो ये भी आपने नोट कर लिया। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आप लिखोगे प्रकाश बिंदु की ऊंचाई, प्रकाश बिंदु की ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर होगी। फर्श से 2.5 मीटर पे होगी, यानी लाइट कहाँ लगेगा? ग्राउंड से 2.5 मीटर पे। अब क्षैतिज रन हमारा कितना है? 3 मीटर पे, यानी कि क्षैतिज रन से 1 मीटर नीचे हमारा लाइट लगेगा। सॉरी 3 मीटर पे तो 0.5 मीटर नीचे लगेगा, कोई बात नहीं। देखिए चौथा दिमाग में हमारा क्या आएगा, लिखिए स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर, स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर पे होगा। अब आप अगर बुक में एग्जाम्पल देखोगे कोई भी, तो कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा कि स्विच बोर्ड की ऊंचाई उसने ले रखी है 1.5 मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई ले रखी है उसने 1.25, यानी कि जस्ट उल्टा कर दिया है। तो ये आप भ्रम में मत रहना, ये सही है। क्यों? क्योंकि आप गूगल भी करोगे तो नो डाउट आपको हाइट वगैरह मीटर में तो नहीं मिलने वाली, लेकिन ये हाइट 48 इंच मिलेगी। अब आप 48 इंच को कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग आपका आता है 1.21 मीटर के आसपास। तो हम इसको कितना लेके चलते हैं? 1.25 मीटर। तो ये सही है, आप यही मार्क करके चलना, ठीक है। आप उस एग्जाम्पल में भ्रमित मत हो जाना कि एग्जाम्पल में तो और कुछ दे रखा है, हम कुछ और कर रहे हैं, सर कुछ और पढ़ा रहे हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, आप ये स्टैंडर्ड लेके चलो, ठीक है। आइए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। पांचवा जंक्शन ये होगा कि वायरिंग जो है, लिखिए वायरिंग लूप इन मेथड में होगी। वायरिंग किस में होगी? लूप इन मेथड में। ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप कंपलसरी करना है, आप करोगे। इतनी 5 पॉइंट है तो आप रट लो, करनी ही करनी है। भले ही डाटा बदल जाए, क्षैतिज रन बदल जाएगा, लाइट तो वही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, और जो मैंने आपको बताया था कि सर्किट वगैरह वो सेम रहेंगे। तो चीजों को आप याद कर लो, 5-6 पॉइंट तो आप याद ही कर लो, उसको आप चिपका के आना ही एग्जाम में, चाहे भले ही कुछ हो जाए। तो यहाँ से आपका एजम्पशन हो जाता है क्लियर। बोलोगे ये तो सर सेम था पहले की तरह, नो डाउट ये काम पहले की तरह ही होगा। अब देखिए स्टेप 2 में हमें क्या करना है। स्टेप 2 हमारा था कैलकुलेशन ऑफ, किसका कैलकुलेशन था बताइए? जी हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सर्किट्स का, यानी कि कितने आपको पॉइंट मिल रहे हैं और कितनी सर्किटें मिल रही हैं, ये आप कैलकुलेट करोगे। अब देखिए यहां से आपका तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पावर वायरिंग अलग कैलकुलेट होगा, लाइट फैन का अलग कैलकुलेट होगा। कैसे? देखिए आप वहां हेडिंग डालोगे फर्स्ट, किसके लिए? लाइट एंड फैन सर्किट के लिए, लाइट एंड फैन सर्किट के लिए, ठीक है। दूसरा आप डालोगे, मैं तो बगल में लिख दे रहा हूं, आप इसके जस्ट नीचे लिखोगे। पहला आप लिखोगे लाइट एंड फैन सर्किट के लिए, तो आपको मैंने एक टेबल बनाया था बहुत अच्छा सा, सीरियल नंबर का, यही तो बनाया था। उसके बाद क्या था? पॉइंट था। उसके बाद क्या था?
शक्ति दर था, ये मैंने आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर दिया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। पावर रेटिंग किसमें? वाट में, ठीक है। उसके बाद क्या था? संख्या था कि कितना आप यूज कर रहे हो। संख्या के बाद क्या था आपका? कुल शक्ति किसमें? वाट में। अगर आपको एम्पियर का बनाना तो आप बगल में एम्पियर का बना सकते हो या फिर नीचे भी आप एम्पियर कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए पहला आपको लाइट एंड फैन में क्या करना है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आप क्या करोगे, लाइट एंड फैन के लिए अलग टेबल बनाओगे और पावर के लिए अलग टेबल बनाओगे। अब यहीं से आपका काम सेपरेट हो जाएगा। उस जो हमने आपको बताया था बेसिक पहले 2 क्वेश्चन में, उसमें तो सिर्फ पावर था नहीं, सिर्फ क्या था? लाइट एंड फैन था, तो आपने एक टेबल बना लिया। अगर उसमें भी पावर होता तो आप क्या करते? आप अलग से लेते। मैंने मिस कर दिया सेकंड वाले क्वेश्चन में, मुझे एक पावर सॉकेट भी लगा देना चाहिए था ताकि आप वहीं पे क्लियर कर गए होते। कोई बात नहीं, अब क्लियर कर लेते हैं इसको। तो ये आप टेबल देखोगे जब, तो आपको पहले क्या पॉइंट मिलेगा? मान लेते हैं ट्यूबलाइट है। क्या है? ट्यूबलाइट। अब आप बोलोगे ट्यूबलाइट की पावर रेटिंग क्या आती? तो मैंने आपको बता रखा है लगभग 40 वाट, ठीक है, पुराने ट्यूबलाइट की। अब आप वहां से देखो टेबल में, जो मैंने आपको मटेरियल बना रखा है मटेरियल के लिए क्वेश्चन में, वहां पे 4 ट्यूबलाइटें यूज होंगी, तो टोटल कितना वाट आएगा? 160 वाट। दूसरा आप कहोगे बल्ब कितना यूज हो रहा है, तो आप टेबल वहां पे देखो, बल्ब कितना यूज हो रहा है? 9, और रेटिंग भी मान के चलते हैं 9 वाट ही होगी। किसकी? एलईडी की, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 81 वाट। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा में आपको फैन मिलेगा। फैन में क्या करना है आपको? रेटिंग लिखनी है, 60 वाट के आसपास रेटिंग आती है इसकी। फैन कितना है? आप देखोगे वहां पे 4 फैन है, तो ये कितना हो गया? 240 वाट हो गया। चलिए चौथा देखते हैं क्या है। 5 एम्पियर का सॉकेट है। क्या है? 5 एम्पियर का सॉकेट। ये 5 एम्पियर के सॉकेट की रेटिंग कितनी होती है? 1 की 100 होती है। अगर 1 की 100 हो रही है, आप वहां पे देखो सॉकेट कितना यूज हो रहा है? 4, तो टोटल कितना वाट हो गया? 400 वाट। अब आप कहोगे कि यस मेरा काम बन गया। अब यहां से आप क्या करोगे? टोटल निकालोगे। देखिए टोटल क्या होगा? ये 4 4 8 4 12 9 21 पॉइंट हो गए। 21 पॉइंट हो गए टोटल। कोई बात नहीं। पावर कितना आ रहा है? 1 8 6 14 14 4 8 से 14 14 4 18 8 अब में 1 4 2 6 1 7 1 8 881 वाट। करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। आप ऐड कर लो इसको, 881 वाट आएगा, ठीक है। अब यहां से आप कहोगे करंट आई कितना आएगा? आपको भी पता है E बराबर VI होता है cos फाई। इसको हम मार्क करके चलेंगे 1, तो P हो गया 881 बटे में कितना? 230 गुणे 1। आप इसको कैलकुलेट करिए, ये 3.83 एम्पियर के आसपास आएगा। कितना आएगा? 3.83 एम्पियर के आसपास। ये करंट आपका निकल गया, ठीक है। अब आप यहां नीचे लिखोगे क्या? क्या लिखोगे आप? वही नंबर ऑफ सर्किट। नंबर ऑफ सर्किट कितना हो गया? ये हो गया आपका 21.10 यानी कि 2.1 आया। ये कितने सर्किट के बराबर होगा? 3 सर्किट के। वैसे भी दिख रहा है हमको 20 से ज्यादा जा रहा है, तो 3 सर्किट हम लेंगे। तो ये हो गया टोटल हमारा 3 सर्किट, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब हमें लेना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि पावर के लिए कैसे अप्रोच में लेते हैं और इसमें भी क्या क्या हमें करना है। तो आई थिंक आप लाइट फैन का तो कर ही लो। पूरा टोटल नंबर ऑफ मतलब पॉइंट तो मैंने बता दिया, कितने सर्किट निकल रहे हैं, मेन स्विच कितने का जाएगा और कंडक्टर कौन सा यूज करोगे, आप ये कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कल पावर के लिए बताऊंगा और इसमें जो शेष रह रहा है उसको बताऊंगा मैं। तो आज के लिए बस क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।